हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे संविधान का 5वां पार्ट वीडियो। दोस्तों, 5वां वीडियो बताएंगे संविधान का। इससे पहले हम संविधान का जो सीरीज चला रहे हैं फुल वीडियो का, उसमें से 4 पार्ट डाल चुके हैं, 4 भाग, और ये 5वां है दोस्तों। और हम प्रमुख अनुच्छेद के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। इसकी डिटेल में हम आगे बताएंगे, लेकिन हम फिलहाल में आप लोगों को जो प्रमुख अनुच्छेद है दोस्तों, जो 22 भाग के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। और 2 हम वीडियो डाल चुके हैं अनुच्छेद के बारे में, ये तीसरा वीडियो है। इस तरह से ये 5वां पार्ट है संविधान का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों हम रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए शुरू कर कह रहा है कि जो अनुच्छेद भाग जो 5 के अंतर्गत दोस्तों कुछ पॉइंट था, उसमें से जो दूसरा पॉइंट था उच्च न्यायालय दोस्तों, हाई कोर्ट के बारे में दोस्तों बताएंगे। हाई कोर्ट क्या है, किस संशोधन पर है। देखिए, जो हाई कोर्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 214 के अनुसार एक हाई कोर्ट होगा दोस्तों। यानी कि हाई कोर्ट के बारे में जो है अनुच्छेद 214 में दिया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 215 दोस्तों कह रहा है कि हाई कोर्ट की, ठीक है, जो सुप्रीम हाई कोर्ट होता है उच्च न्यायालय, उसकी अभिलेख न्यायालय रिकॉर्ड कोड के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 226 है दोस्तों, इसके अंतर्गत हाई कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति दोस्तों, हाई कोर्ट की रीट जारी करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 226 में दिया गया है। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अधीनस्थ, ठीक है, अधीनस्थ जो न्यायालय है, लोअर कोर्ट जो होता है दोस्तों, जैसे हाई कोर्ट होता है उसके नीचे एक लोअर कोर्ट होता है। जो लोअर कोर्ट होता है जो दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 233 में दिया गया है लोअर कोर्ट के बारे में, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में दिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोस्तों, इसको कहते हैं कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में कैग कह सकते हैं, CAG कैग। ये जो है आपका अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक दिया गया है। ये कह रहा है कि 148 में, अनुच्छेद 148 में कैग का पद होगा दोस्तों, यानी कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत दोस्तों। फिर कह रहा है कि आपका जो अनुच्छेद 149 है कार्य एवं शक्ति के बारे में दोस्तों बताया गया है। आपके जो कैग होते हैं, महालेखा परीक्षक होते हैं, उनका कार्य जो है 149 में बताया गया है अनुच्छेद। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 150 दोस्तों, इसमें जो है प्रारूप के बारे में बताया गया है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रारूप कैसा होगा। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 151 है, इसमें रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। इस तरह से दोस्तों भाग 5 के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के खत्म हो गया। ये अब आगे बताते हैं भाग 6 के बारे में दोस्तों। यानी भाग 6 में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाएंगे, वो बताएंगे। देखिए, जो इसमें पहला पॉइंट राज्यपाल दोस्तों, जो है राज्यपाल के बारे में, जो राज्यपाल होता है वो अनुच्छेद 153 से लेकर 152 के बीच में दिया गया है राज्यपाल के बारे में। फिर कह रहे हैं जो अनुच्छेद 153 होता है दोस्तों, राज्यपाल का पद होगा, यानी कि राज्यपाल का एक पद होगा, यह जो है अनुच्छेद 153 में बताया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद जो 154 है दोस्तों, राज्यपाल की शक्तियाँ दोस्तों, ये जो है 154 में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होता है, वो अनुच्छेद 155 के बारे में 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति का क्या प्रोसेस है। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद दोस्तों आपका 156 है, इसमें बताया गया है कि कार्यकाल दोस्तों, यानी कि 156 के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 157 दोस्तों, इसकी योग्यता के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद जो 158 है, इसमें शर्तें के बारे में, क्या क्या शर्तें होना चाहिए। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 159 में दोस्तों शपथ के बारे में बताया गया है, राज्यपाल के शपथ के बारे में। फिर कह रहा है कि 160 में दोस्तों राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन करने के जो कार्य होते हैं उसके निर्वहन कैसे होगा, इसके बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 161 में दोस्तों क्षमा की शक्ति दिया गया है इसको, राज्यपाल को 161 के अनुसार, अनुच्छेद 161 के अनुसार अब क्षमा की शक्ति दिया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद जो 162 है दोस्तों, इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ये अनुच्छेद 162 के अंतर्गत। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है मुख्यमंत्री दोस्तों, उसी में जो है भाग 6 के अंतर्गत जो है दूसरा पॉइंट मुख्यमंत्री के बारे में है दोस्तों। भाग 6 में आपका जो है राज्य प्रशासन के बारे में बताया गया, जो राज्य का जो प्रशासन होता है वो कैसे होगा,
राज्य का प्रशासन किसके हाथ में होता है? तो पहला क्या है, राज्यपाल हो गया, और दूसरा जो है मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। तो मुख्यमंत्री के बारे में बताते हैं। कह रहा है कि आपका अनुच्छेद जो है 163 है दोस्तों, ये कह रहा है कि मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है दोस्तों, इसमें बताया गया है मंत्रिमंडल जो है आपका, देखिए जो 74 है दोस्तों, 74 में आप 89 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 163। ठीक है, यहाँ से फिर आपको 75 में दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है उसका जो अनुच्छेद है उससे आप 89 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 164, यानी कि आपका अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद हो जाएगा और अनुच्छेद जो है 164 में मुख्यमंत्री हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 164 के अंतर्गत दोस्तों बताया गया है कि मुख्यमंत्री जो है नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा होता है, ये जो है अनुच्छेद 164 का 1 में दिया गया है। फिर कह रहा है कि 164 का दूसरे में कह रहा है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगा। मंत्रिपरिषद का भी जो नियुक्ति होता है राज्यपाल के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर, जैसे सेम टू सेम केंद्र में जो राष्ट्रपति का प्रशासन शासन है, ठीक है, वैसे ही राज्यपाल राज्य में राज्यपाल का होता है। ठीक है, सेम होता है कंडीशन। फिर कह रहा है कि आपका 164 का 3 पॉइंट में कह रहा है कि मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए उत्तरदायी होंगे। जैसे वो जो है लोकसभा के लिए होते हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल के, उसी तरह से जो मंत्रिपरिषद के जो और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो समूह के जो होते हैं लोग सदस्य होते हैं वो विधानसभा के लिए क्या उत्तरदायी होते हैं। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद जो 164 का चौथा पॉइंट कह रहा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के लिए उत्तरदायी होता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्यपाल के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, कार्य तो वही मुख्यमंत्री करता है लेकिन नाम जो होता है राज्यपाल का। ठीक है, ऐसे होगा, मतलब राज्यपाल के, जैसे कि केंद्र में जो प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है, वैसे ही राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्यपाल के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। आगे जो है दोस्तों कह रहा है कि अनुच्छेद जो है 165 में दोस्तों देखिए, जो अनुच्छेद 165 है वो कह रहा है कि महाधिवक्ता जो होता है एडवोकेट जनरल जो होता है दोस्तों, ये 165 में बताया गया है। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया दोस्तों। देखिए, मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि इसमें जो है देखिए 76 पॉइंट पहले हम पीछे पढ़े हैं। 76 जो महानिवादी होता है उसमें यदि 89 जोड़ते हैं तो 165 हो जाएगा। फिर 78 में आप 89 जोड़ते हैं तो 167 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो दोस्तों देखिए राज्यपाल का अध्यादेश, देखिए राज्यपाल का जो है अध्यादेश जो होता है अनुच्छेद 213 में होता है। ठीक है, वैसे ही राष्ट्रपति जो 123 होता है उसमें जो 90 आप प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 213 हो जाएगा दोस्तों। इसलिए दोनों रिलेट करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका राज्यपाल के बारे में। फिर कहते हैं राज्यपाल का वीटो शक्ति के बारे में बताएंगे। इसमें वीटो शक्ति क्या होता है, देखिए जो राज्यपाल का जो वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 के अंतर्गत कह रहा है कि अत्यंतिक वीटो है। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो, ये जो है आपका जेबी पॉकेट वीटो सब कहते हैं, ये जो है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत बताया गया है। फिर कह रहा है जो अनुच्छेद 74 दोस्तों कह रहा है कि निलंबनकारी वीटो है। ठीक है, निलंबनकारी जो वीटो होता है ये अनुच्छेद 74 में दिया गया है। फिर कह रहा है कि जो राज्यपाल का जो वीटो है दोस्तों कि राष्ट्रपति का हो गया वैसे ही राज्यपाल का। कह रहा है कि अनुच्छेद जो है आपका 200 में कह रहा है कि अत्यंतिक वीटो जो है एब्सोल्यूट वीटो जो है, एब्सोल्यूट जो वीटो है ये कह रहा है कि जेबी पॉकेट जो है अनुच्छेद 200 में दिया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति का 111 में है तो उस 111 में 89 हम प्लस करेंगे तो 200 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 163 में निलंबनकारी वीटो के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें जो है 74 दिया गया इसका राष्ट्रपति का, उसमें 74 में 89 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा राज्यपाल का 163 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 201 में स्व विवेक वीटो के, स्व विवेक जो वीटो शक्ति होता है, स्वयं जो निर्णय लेता है वो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 201 के अंतर्गत लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो राज्य की विधानमंडल के बारे में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए राज्य का विधानमंडल क्या है, देखिए कह रहा है कि जो राज्य का विधानमंडल है वो अनुच्छेद 168 से लेकर 212 के बीच में दिया गया है राज्य के विधानमंडल के बारे में। ठीक है, कह रहा है कि आपका जो है अनुच्छेद 168 के अंतर्गत आपका विधानमंडल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 169 169 के में विधान परिषद होगा। फिर अनुच्छेद 170 में विधानसभा होगा दोस्तों। ठीक है, वैसे ही दोस्तों जैसे कि आप ये राज्य में हो गया वैसे ही केंद्र में दोस्तों, केंद्र में हम पीछे बता चुके हैं
ठीक है, पीछे हम बता चुके हैं, जैसे कि आपका संसद, ठीक है, और राज्यसभा और लोकसभा। वैसे अब ये 79 में संसद होता है और 80 में राज्यसभा होता है और 81 में लोकसभा होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम क्रम से 89 प्लस करेंगे तो एक क्रम से विधानमंडल, विधान परिषद और ये विधानसभा आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि 79 प्लस करेंगे संसद में, 79 में 89 प्लस करेंगे तो 168 हो जाएगा, यानी कि ये विधानमंडल हो जाएगा, ठीक है। और 80 जो है राज्यसभा होता है, उसमें 89 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका ये हो जाएगा विधान परिषद हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये जो 81 में लोकसभा होता है तो वैसे ही 81 में हम 89 जोड़ देंगे तो वो विधानसभा बन जाएगा, यानी कि 170 हो जाएगा अनुच्छेद, ठीक है, विधानसभा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये आसानी से आप रिलेट करके एक याद हो जाएगा केंद्र का तो राज्य का भी याद हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, भाग 8 के भाग 8 के जो प्रमुख अनुच्छेद है दोस्तों उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। देखिए भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश के जो है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है भाग 8 में। ये जो है अनुच्छेद 239 से लेकर 242 के बीच में दिया गया है। कह रहा है कि अनुच्छेद 239 है, इसमें जो है प्रशासन के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति के द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उसमें जो है अनुच्छेद 239 के अंतर्गत उस पर प्रशासन कैसे होगा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है प्रशासन, वो अनुच्छेद 239 में बताया गया। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 239 के ए पॉइंट में है, ये कह रहा है कि विधानसभा, यदि वो इसमें विधानसभा है, यदि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है तो संसद के द्वारा उस पर प्रशासन होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 240 है इसमें कह रहा है कि नियम कानून, ये जो है अनुच्छेद 240 के अंतर्गत नियम कानून के बारे में बताया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के नियम कानून जो है अनुच्छेद 240 में दिया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा वो भी लागू होगा, राष्ट्रपति के द्वारा होगा, ठीक है, पालन होगा उसका। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 241 है दोस्तों, इसमें हाई कोर्ट होता है दोस्तों, ठीक है, उच्च न्यायालय होता है, ये जो है संसद के द्वारा, ठीक है, इसका प्रशासन जो भी होता है, ठीक है। ये जो है केंद्र शासित प्रदेश में जो अनुच्छेद जो है 241 के अंदर हाई कोर्ट में बताया गया है। फिर आगे चलते हैं, कह रहा है कि भाग 9 दोस्तों, देखिए भाग 9 जो है पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज के बारे में दिया गया है भाग 9 में, जो 243 से लेकर 243 ये दोस्तों 243 से लेकर 243 ओ तक दिया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि दोस्तों अनुच्छेद जो 243 में कह रहा है कि पंचायतों की परिभाषा बताया गया है, 243 में पंचायतों की परिभाषा बताया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 243 के ए पॉइंट में ग्राम सभा के बारे में बताया गया, जो ग्राम सभा होता है उसके बारे में बताया गया 243 में। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 243 के बी में गठन के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 243 में सी का जो है उसकी संरचना के बारे में बताया, पंचायती राज की जो संरचना होता है वो अनुच्छेद 243 में बताया गया है, गठन जो है 243 के बी में बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है पंचायती राज में आपका कह रहा है कि जो अनुच्छेद जो है आपका 243 का डी है, पंचायती राज में जो आरक्षण जो होता है, आरक्षण का जो क्या है प्रावधान है वो बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 243 के ई पॉइंट में अवधि के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 243 के एफ पॉइंट में अयोग्यता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 243 के जी में शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 के एस में कर के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 243 के आई में राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 के जे में जांच के बारे में बताया गया है, ठीक है, पंचायती राज जो होता है। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 243 के पॉइंट में राज्य निर्वाचन आयोग है। और अनुच्छेद 243 के एम में भाग 9 का, ठीक है, भाग 9 का लागू न होना, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इस तरह से भाग 9 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपका भाग 9 का क पॉइंट, ठीक है। भाग 9 क में नगरीय निकाय के बारे में बताया गया। नगरीय निकाय यानी कि जो नगरीय निकाय है 243, ठीक है, 243 का पी से लेकर, ठीक है, 243 जेड आपका जी तक दिया गया है। देखिए जो नगरीय निकाय होता है दोस्तों, इसमें जो है पहला पॉइंट कह रहा है कि जो पहला जो है 243 अनुच्छेद जो है क्यू का जो है गठन, 243 का क्यू में गठन के बारे में बताया गया नगरीय निकाय का। और 243 का आर में संरचना के बारे में, 243 का टी में आरक्षण के बारे में, 243 का यू में अवधि के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि आपका अनुच्छेद 243 में भी में अयोग्यता है। अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू में शक्ति है। अनुच्छेद 243 का वाई में राज्य वित्त आयोग है। और 243 का जेड में जांच है। 243 जेड का ए में राज्य निर्वाचन आयोग है।
फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 243 के जेड का डी है, इसमें जिला योजना समिति है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 243 के जेड ई में महानगर योजना समिति के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है जो अनुच्छेद 243 के बी से लेकर क्यू तक गठन है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 243 का सी से लेकर आर तक संरचना है। फिर अनुच्छेद 243 का डी से लेकर टी तक आरक्षण है। और अनुच्छेद 243 ई से लेकर यू तक अवधि है। फिर अनुच्छेद 243 से एफ से लेकर भी तक जो है अयोग्यता है। और अनुच्छेद 243 के जी से लेकर डब्ल्यू तक शक्ति के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद जो है 243 का एच से लेकर कर के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 243 का आई से लेकर वाई तक जो है राज्य के वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 243 जे से लेकर जेड तक जांच के बारे में बताया गया है। और कह रहा है कि अनुच्छेद 243 का के से लेकर जेड तक जो है ए पॉइंट में राज्य निर्वाचन के आयोग के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए जो है आपका भाग 9 का ख पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि सहकारी समिति जोड़ा गया था। क्या हुआ? सहकारी समिति के बारे में बताया गया भाग 9 का ख में। कह रहा है कि जो अनुच्छेद जो है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक बताया गया है। कह रहा है कि अनुच्छेद 243 जेड आई में सहकारी समिति जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसको जोड़ा गया था सहकारी समिति को। कह रहा है कि नेक्स्ट जो है भाग 10 दोस्तों, इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद जो है 244 में एससी और एसटी क्षेत्र के बारे में बताया गया भाग 10 में। 10 एससी एसटी से याद कर सकते हैं, जो भाग में हम याद करवाए हैं, हम 22 भाग को याद करें ट्रिक में। उसमें जो है 244 से लेकर 244 ए पॉइंट तक बताया गया। इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद जो 244 में राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को एससी घोषित कर सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 244 ए में कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को एसटी घोषित कर सकता है, ठीक है। इतना पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे जो आपका अनुच्छेद है भाग 11 में, देखिए भाग 11 में क्या क्या अनुच्छेद है, कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए भाग 11 में कह रहा है केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में बताया। केंद्र और राज्य का जो विधायी संबंध होता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये जो है अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक दिया गया है। कह रहा है कि अनुच्छेद जो है 245 में विधायी शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत अनुसूची जो है 7 के अनुसार सूची का विभाजन है। देखिए अनुच्छेद 246 में अनुसूची 7 के अनुसार सूचियों का जो विभाजन होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो विभाजन हुआ है वो अनुच्छेद 243 में हुआ है अनुसूची 7 के अनुसार, ठीक है। आगे चलते कह रहा है कि अनुच्छेद 262 में दोस्तों, अनुच्छेद 262 में कह रहा है कि नदी जल विवाद निपटारा के बारे में बताया गया। जितने भी नदी और जल विवाद जो है केंद्र और राज्य के बीच में वो जो निपटारा होगा कैसे होगा वो 262 में दिया गया अनुच्छेद। अनुच्छेद 263 में कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं भाग 12 में दोस्तों, भाग 12 में क्या दिया गया है। कह रहा है कि केंद्र राज्य कार्यपालिका संबंध, यानी केंद्र और राज्य के जो कार्यपालिका होते हैं उसके संबंध में बताया गया भाग 12 में। अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के बीच में दिया गया है। कह रहा है कि अनुच्छेद 266 में दोस्तों को बताया गया कि संचित निधि लोक रेखा निधि के बारे में बताया गया 266 में। फिर कह रहा है कि 267 में कह रहा है कि आकस्मिकता निधि जो होता है, ठीक है, वो जो है 267 में बताया गया है। कह रहा है कि अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 292 में केंद्र सरकार का ऋण लेना विदेशी से, ये इसके बारे में बताया गया है। कह रहा है कि अनुच्छेद 293 में राज्य सरकार का ऋण लेना केंद्र सरकार से, ये जो है अनुच्छेद 293 में बताया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए जो कह रहा है कि अनुच्छेद 300 का क जो है संपत्ति का कानूनी अधिकार है दोस्तों। संपत्ति क्या एक कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300 का क में बताया गया है। आगे चलते हैं भाग 13 के अंतर्गत क्या है। देखिए भाग 13 में दोस्तों कह रहा है केंद्र राज्य व्यापारिक संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में जो व्यापारिक संबंध होता है वो भाग 12 में बताया गया है, जो अनुच्छेद जो है 301 से लेकर 307 के बीच में दिया गया। कह रहा है कि जो 301 दोस्तों अनुच्छेद है वो कह रहा है कि व्यापार वाणिज्य और एवं समागम की स्वतंत्रता है। आगे चलते हैं, इसमें कह रहा है कि आपका जो भाग 14 है, भाग 14 में कह रहा है कि भाग 14 में 14 में कह रहा है कि पीएससी और यूपीएससी जो है इसके बारे में बताया गया है।
कह रहा है कि इसका जो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक दिया गया है। कह रहा है कि जो आपका अनुच्छेद 310 है, इसमें कह रहा है कि लोक सेवक अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत व राज्य सेवाओं के संदर्भ में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दोस्तों जैसे जो पीएससी और यूपीएससी जो होते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि जो आपके लोक सेवक अखिल भारतीय जो सेवाएं होती है उसमें जो केंद्र में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और राज्य सेवाओं में संदर्भ राज्यपाल के, और राज्य में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर ग्रहण करते हैं, ठीक है, पद धारण करते हैं। कह रहा है कि जो अनुच्छेद जो है 311 में कह रहा है कि लोक सेवकों की गिरफ्तारी से संरक्षण, दोस्तों उसकी जो गिरफ्तारी से जो सुरक्षा होता है, संरक्षण होता है, वो 311 में बताया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद जो 300 दोस्तों, अनुच्छेद जो है 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं, आगे पॉइंट है दोस्तों, ये कह रहा है कि अनुच्छेद 315 में कह रहा है कि पीएससी और यूपीएससी जेपीएससी आयोग के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 316 में नियुक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 317 में हटाया जाना, यानी कि उसको यूपीएससी और पीएससी जो जेपीएससी होता है उसको हटाए जाने की प्रक्रिया है दोस्तों अनुच्छेद 317 में। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 319 में पीएससी और यूपीएससी जेपीएससी और कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, और कोई भी काम नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 319 के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 323 में रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। आगे चलते लास्ट पेज है, कह रहा है कि अनुच्छेद जो है 14 क में बताया गया कि अभिकरण के बारे में बताया गया, जो 323 अनुच्छेद से क से लेकर 323 ख के बीच में दिया गया। कह रहा है कि अनुच्छेद 310 का क में बताया गया है कि प्रशासनिक अभिकरण के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि 310 का ख में कह रहा है कि अन्य विषयों के लिए अभिकरण है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि भाग 15 में दोस्तों कह रहा है कि निर्वाचन आयोग, यानी कि आपका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। भाग 15 के अंतर्गत कह रहा है कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का अध्ययन बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। आगे जो है भाग 16 में दोस्तों कह रहा है कि एससी एसटी और ओबीसी के बारे में बताया गया भाग 16 में, ठीक है। ये जो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक दिया गया है। कह रहा है कि अनुच्छेद 330 में कह रहा है कि लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन जो होगा, मनोनीत होगा, ये जो है 331 में है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 332 में विधानसभा में एससी एसटी को आरक्षण मिलेगा, ये बताया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 333 में विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होगा, ये 333 के अंतर्गत है। 338 में एससी आयोग होगा, ठीक है। फिर 338 ए पॉइंट में एसटी आयोग होगा। फिर अनुच्छेद 340 में ओबीसी आयोग होगा। 341 में एससी जो है राष्ट्रपति द्वारा किसी भी जाति को एससी घोषित कर सकता है। कह रहा कि अनुच्छेद 341 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा किसी भी जाति को एससी घोषित किया जाना, ये जो है 341 में दिया गया है। 342 में एसटी, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी जाति को एससी घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति जो है किसी भी जाति को एससी और एसटी घोषित कर सकता है, ठीक है। वो एससी के लिए 341 और एसटी के लिए 342। आगे चलते हैं, मनोनयन के बारे में बताते हैं। जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन होते हैं, मनोनीत होते हैं, उसके बारे में बताते हैं। कह रहा है कि 331 के अंतर्गत दोस्तों कह रहा है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होता है, ठीक है, मनोनीत करता है राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत होता है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर कह रहा है कि दोस्तों राज्य में राज्यपाल के द्वारा कितने होते हैं मनोनीत, कह रहा है कि 333 में विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का मनोनीत करता है राज्यपाल। और अनुच्छेद 169 में दोस्तों कह रहा है कि विधानसभा में 1/6 सदस्यों का मनोनीत होना, यानी कि विधानसभा में जो राज्यपाल होता है विधानसभा में 1/6 सदस्यों का मनोनीत करता है, 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है, ठीक है। जितने भी सदस्य विधानसभा में उसका जो है 1/6 सदस्य जो है मनोनीत करता है राज्यपाल, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत, ठीक है। विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ख़त्म हो गया आपका, और हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं,
फेसबुक स्टेटस लगाएँ दोस्तों, और आगे भी इस वीडियो को आप लोग बढ़ाते रहें, शेयर करते रहें, भेजते रहें अपने दोस्तों के साथ। जैसे कि पिछले हम वीडियो डाले हैं, आप लोग हेल्प किए हैं, प्यार मोहब्बत दिखाए हैं, वैसे भी इस वीडियो की तरफ भी आप ध्यान दीजिए। और ऐसे ही हम संविधान को पूरा संविधान पढ़ाएंगे आप लोगों को क्रम वाइज। हम ऐसे ही डालते रहेंगे पार्ट वाइज, ठीक है। 5वां पार्ट ऐसे ही 6, 7 से जितना भी ख़त्म ना हो जाए उतना, जितना पार्ट बन जाए संविधान का डालते रहेंगे आप। इस वीडियो को आप लोग लगातार सीरीज़ को देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।